नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्याम प्रकाश आपका अपने YouTube चैनल आर्कियो वर्ल्ड में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत के ऐतिहासिक विरासत की इस ऐतिहासिक श्रृंखला में आज हम लोग बात करेंगे पंचायतन शिव मंदिर का, जो कि छपरा में रेलवे स्टेशन के पास में बना हुआ है। मैं बताना चाहता हूं कि मैंने इस पर एक लेख प्रकाशित करवाया है। जब मैंने 2019 में इसको देखा था तभी मुझको लगा था कि इसका ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व है। इसको लेकर के मैंने उस मंदिर का पुरातात्विक सर्वेक्षण किया, उससे संबंधित कुछ ऐतिहासिक तथ्य इकट्ठा किए। इसके पश्चात मैंने इसको एक अच्छे जर्नल में प्रकाशित करवाया है, जो JETIR नाम से आप सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि इस मंदिर का निर्माण कब किया गया, ये किस शैली में बना हुआ है और इसका संभावित इतिहास क्या होगा। तो यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबा दें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए प्रारंभ करें। इस लेख में मैंने सबसे पहले यह बताया है कि छपरा की स्थिति क्या है। तो छपरा बिहार प्रांत का एक जनपद है जो 25 अंश 36 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 अंश 13 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 84 अंश 24 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 85 अंश 15 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य बिहार की राजधानी पटना से लगभग 69 किलोमीटर की दूरी पर घाघरा नदी के उत्तरी भाग में स्थित है। तो ये एक मोटा मोटा लोकेशन है इसका कि बिहार की राजधानी से छपरा किधर पड़ता है, कितने अक्षांश देशांतर पर है। सारण प्रमंडल है जिसकी दक्षिणी सीमा गंगा और घाघरा नदियों से परिवेष्टित है। तो जो ये है छपरा, ये सारण प्रमंडल के अंतर्गत आता है। वैसे सारण प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। पहला है छपरा, सारण, दूसरा है सीवान और तीसरा है गोपालगंज। ये महत्वपूर्ण रूप से 3 जिले आते हैं जिसका मुख्यालय छपरा में है। जनपद की जलवायु ग्रीष्म ऋतु में शुष्क तथा ठंडी के दिनों में आनंददायक हो जाती है। अब यहाँ के जलवायु के विषय में भी मैंने थोड़ा सा जिक्र किया हुआ है। यहाँ के एक वर्ष को 4 भागों में बांटा जा सकता है। इस क्षेत्र की वनस्पतियों में पीपल, बरगद, इमली, आम, सेमल, गोल्ड मोहर, बांस, नरकट, चिलबिल, विभिन्न प्रकार के फूल आदि प्राप्त होते हैं। जनपद के उत्तर पश्चिम में सीवान जनपद, उत्तर पूर्व में मुजफ्फरपुर जनपद, दक्षिण पूर्व में वैशाली जनपद, दक्षिण में पटना जनपद तथा दक्षिण पश्चिम में भोजपुर जनपद स्थित है। तो इस तरीके से सारण की या छपरा की लोकेशन है जहां पर ये मंदिर स्थित है। आगे अगर देखें तो यहाँ पर मैंने पूरे विश्व में भारत को दिखलाया है और भारत में भी अक्षांश देशांतर के रूप में छपरा के इस मंदिर को दिखलाया है। यहाँ पर उस इमेज को बिल्कुल साफ साफ देखा जा सकता है। आगे देखें। इसके नामकरण से संबंधित कुछ बातें समझ में आई हैं जिनके विषय में मैंने उल्लेख किया हुआ है। तो मैंने देखा कि इस जनपद के नामकरण को लेकर के 2 विचारधाराएं हमारे मध्य दिखलाई देती हैं। पहली जो विचारधारा दिखलाई देती है वो यह है कि जनपद का नाम सारंग अरण्य के नाम पर सारण पड़ा। हम जानते हैं कि सारण एक समय जंगली क्षेत्र हुआ करता था। यहाँ की सबसे प्राचीन संस्कृति के रूप में नवपाषाणकालीन संस्कृति हमको दिखलाई देती है। इसके जस्ट बाद हमको ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति दिखलाई देती है। और ये संस्कृतियां हमको जो घाघरा नदी है, जिसको यहाँ पर छोटी गंगा नदी भी बोलते हैं, उसके किनारों पर दिखलाई देती है। अगर हम इसको घाघरा या छोटी गंगा मान लें तो इसके जो दोनों किनारे हैं, इन किनारों पर ही हमको अधिवास दिखलाई देते हैं प्रथम दृष्टया, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण रूप से चिराद है,
जिसका उत्खनन कार्य भी हो चुका है। पटना विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग के पुरातत्व वैज्ञानिकों द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा हम देखते हैं एक दूसरा बड़ा स्थल है माझी में। इसके विषय में इतिहासकार राम शरण शर्मा अपनी पुस्तक भारत का प्राचीन इतिहास में उल्लेख करते हैं कि यह एक नगरीय संस्कृति था। कुषाण और गुप्त काल में यह अच्छा नगर था, और मैंने इसका सर्वे किया था तो मुझको ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमको इससे अर्लीस्ट जो है संस्कृति प्राप्त हो सकती है। क्योंकि बिल्कुल घाघरा इससे सट करके ही बह रही है और एक बहुत बड़े माउंट के रूप में हमको माझी दिखलाई देता है। अगर रेडियस में बात करें तो करीब 1.5 से 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा रेडियस में दिखलाई देता है। तो आगे संभवतः सारंग अरण्य हिरन, सारंग वाला वन या अरण्य रहा होगा। तो एक संभावना ये भी व्यक्त की जा सकती है कि शायद यहाँ पर हिरन ज़्यादा घूम रहे होंगे। मैंने पहले ही कहा जंगली क्षेत्र था और ऐसे जंगलों में हिरन दिखलाई देते हैं। कई सारे लोगों ने तो यहाँ तक बताया 12 सिंघा के एविडेंस भी दिखलाई दिए हैं। इनके एंटलर मिले हुए हैं, इनकी सींगें मिली हुई हैं उत्खनन से। कालांतर में इसका अपभ्रंश रूप सारण हो गया। वर्तमान में लगभग 4500 वर्ष पूर्व यह क्षेत्र वनाच्छादित था। इसमें बड़ी संख्या में हिरण विचरण किया करते थे। विश्व प्रसिद्ध नवपाषाणकालीन पूरा स्थल चिराद, जो जनपद मुख्यालय से मात्र 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, के पुरातात्विक उत्खनन से भी अनेक हिरण एवं 12 सिंहों की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ का उत्खनन जो है पटना विश्वविद्यालय के पुरातत्व वैज्ञानिकों द्वारा करवाया गया। बाद में चल करके कई और क्षेत्र के लोगों ने चिराद में उत्खनन करवाया। पहले इसको ताम्रपाषाणकालीन माना जाता था, बाद में चल करके इसको नवपाषाणकालीन कहा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि चिराद ही पहला स्थल है उत्तर पूर्व भारत का जहां से ब्लैक एंड रेडवेयर मिला हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि 12 सिंहे के जो एंटलर हैं उसके बने हुए उपकरण मिले हुए हैं, जो कि ये नीचे सब दिखलाई दे रहे हैं। ये उत्खनन करके निकाले गए थे और इन्हीं अस्थियों के आधार पर माना गया है कि यहाँ पर जंगली क्षेत्र था और हिरण विचरण किया करते थे। ये संदर्भ मैंने दिखलाया है कि ये पुरातत्व विमर्श पुस्तक है जयनारायण पांडे जी की। जयनारायण पांडे जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर थे और एक अच्छे खासे आर्कियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ही अपनी पुस्तक पुरातत्व विमर्श में यहाँ से उत्खनित अवशेषों पर एक पुस्तक लिखी हुई है जिसका नाम पुरातत्व विमर्श है और उसमें इन्होंने इसका जिक्र किया हुआ है। दूसरे मत के हिसाब से देखें तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस क्षेत्र के निवासी बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म अपनाकर तथागत बुद्ध के शरणागत हो गए थे। तो ऐसा माना जाता है कि जो बिहार है वो पूरी बुद्ध भूमि है। गया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है निरंजना नदी के किनारे, जिसको आजकल फल्गु नदी कहते हैं, और वहाँ से वो ज्ञान प्राप्त करके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ करके जब वो कपिल वस्तु की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में सारण भी पड़ता है और यहाँ के जो अनुयायी होते हैं वो काफ़ी प्रभावित होते हैं उनकी देशना से, उनके वचनों से, और वो लोग तथागत बुद्ध के जो धर्म है उनका उसको आत्मसात कर लेते हैं। इसीलिए कुछ इतिहासकारों ने कहा कि लोग यहाँ के शरणागत हो गए थे, इसीलिए ये सारण बना और इसी का अपभ्रंश सारण है। इस जनपद का संबंध पौराणिक राजा मयूरध्वज से भी स्थापित किया जाता है। एक किंवदंती यहाँ पर यह भी है कि कोई मयूरध्वज नाम के राजा हुआ करते थे जिन्होंने यहाँ पर शासन किया हुआ था, और जो चिराद में बने हुए कुछ स्ट्रक्चर दिखलाई देते हैं उसका संबंध वो लोग मयूरध्वज से जोड़ते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि पौराणिक काल का अभी हमको कोई एविडेंस नहीं मिला हुआ है पुरातात्विक, और ना ही किसी ऐसे राजा का उल्लेख पुरातत्व के दृष्टिकोण से किया गया है।
दूसरी बात यह है कि वहां पर जो संरचनाएं बनी हुई दिखलाई देती हैं वो कुषाण काल, गुप्त काल और पूर्व मध्यकाल तक के हैं। हुआ ये था कि जो ये एरिया था सारण का चिराद वाला, यहाँ पर कुषाण काल में व्यापारिक गतिविधियां की जाती थी। ऐसा लगता है कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पे कोई व्यापारिक केंद्र रहा होगा। पूरा टीला यदि एक्सकेवेट किया जाए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से कुषाण कालीन बस्ती के साथ साथ कुषाण कालीन व्यापारिक केंद्र होने के भी साक्ष्य मिलेंगे और बहुत बाद तक ये व्यापार किया जाता रहा। सबसे ज़्यादा व्यापारिक कार्य यहाँ से जो किया है वो किया है डचों ने किया है। ये यहाँ से शोरा लेकर के जाते थे, कलकत्ता भेजते थे और शोरा जो होता है ये बम बनाने के काम में आता है। मैंने पहले ही बताया था, डच समाधि स्थल के क्रम में मैंने डचों का उल्लेख किया है। मेरे चैनल पर वो वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं डचों के बारे में। तो शोरे का व्यापार ये लोग कर रहे थे। बहुत बाद तक माझी का एरिया हो, चाहे चिराद का एरिया हो, चाहे सोनपुर का एरिया हो, ये जो किनारे किनारे के क्षेत्र हैं, खासतौर से छोटी गंगा या घाघरा के, वहाँ पर कई सारे ऐसे व्यापारिक छोटे छोटे केंद्र दिखलाई देते हैं। यहाँ पर रिविलगंज है, यहाँ पर भी एक पुराना टीला है, मैंने उसको एक्सप्लोर किया हुआ है। और वो जो टीला है वो लगभग 700 BC के आसपास का है। वहाँ से जो एविडेंस मिलते हैं वो एनबीपीडब्ल्यू के प्रारंभिक चरण के दिखलाई देते हैं। क्योंकि ये नदी के किनारे पर ही स्थित है, इसलिए यहाँ अधिवास होना स्वाभाविक है। बार बार मैं कह रहा हूँ कि जो घाघरा का किनारा है उसी किनारे पर ही हमको सबसे ज़्यादा अधिवास दिखलाई दे रहे हैं और सबसे पुरानी बस्तियाँ भी हमको घाघरा के किनारे सारण में दिखलाई देती हैं। अच्छा, आगे चलें। मुगल कालीन ग्रंथ बाबरनामा में भी छपरा का उल्लेख प्राप्त होता है। मैंने जो है डचों के संदर्भ में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है इस बारे में। छपरा का इतिहास अत्यंत गौरवपूर्ण रहा है। 17वीं शताब्दी में डच व्यापारियों ने यहाँ एक कोठी का निर्माण कराया था जो वर्तमान में सारण जिलाधिकारी का कार्यालय है। इस विषय में भी मैंने डच समाधि स्थल या कब्रिस्तान वाले वीडियो में विस्तृत बताया है, आप सब देख सकते हैं। कालांतर में फ्रांसीसी एवं पुर्तगाली व्यापारियों ने भी अपनी अपनी कोठियाँ स्थापित की। अब जितने भी यूरोप के क्षेत्र से आने वाली कंपनियां थी या जो भी उधर से आने वाले व्यापारिक क्रम के लोग थे, वो लोग यहाँ आकर के अपनी अपनी कोठियाँ बना रहे थे, जो कि भारत के किनारे किनारे या भारत के प्रत्येक क्षेत्रों में बनी हमको दिखलाई देती हैं। इनके द्वारा इस जनपद के नदी मार्ग से शोरे को व्यापार के निमित्त कलकत्ता भेजा जाता था। शहर के उत्तर पश्चिम में ढाला नामक स्थान के समीप डच व्यापारियों का कब्रिस्तान निर्मित है। इसका मैंने अलग से वीडियो रिव्यू किया है, आप सब जाकर के देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, इसी यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है। अनेक समस्याओं के पश्चात लगभग 1864 ईस्वी में यहाँ नगर पालिका परिषद की स्थापना की गई। सारण अनेक क्रांतिकारियों का जन्म स्थान रहा है। इन क्रांतिकारियों में जयप्रकाश नारायण का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। तो इस क्षेत्र के रहने वाले थे जयप्रकाश नारायण, जिनका जन्म सिताब दियरा नामक स्थान पर 1902 में, अक्टूबर 1902 में हुआ था। ये एक बहुत बड़े क्रांतिकारी भी थे, समाज सुधारक भी थे। इन्होंने राजनीति में सक्रिय रूप से तो भागीदारी नहीं निभाई, लेकिन एक अच्छे राजनीतिज्ञ भी माने जाते हैं। तो इनकी ये जन्मस्थली रही है और इन्हीं के नाम से सारण में जयप्रकाश विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। जो इनको सम्मान प्रकट करने के लिए बनाया गया है। आगे देखें।
छपरा प्रमंडल में ब्रिटिश कालीन छोटे बड़े अनेक स्मारक विद्यमान हैं, जिनमें अनेक मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों आदि का प्रमुखता से उल्लेख किया जा सकता है। तो धीरे धीरे करके एक एक चीज़ों को मैं रिव्यू करके दूंगा। फिलहाल आज हम पंचायतन शिव मंदिर या जिसको पचमंदिर कहते हैं उसका रिव्यू कर रहे हैं। यहाँ के स्थानीय निवासी डॉक्टर इंद्रकांत जी, जो उस समय अतिथि प्राध्यापक, वर्तमान में भी वो अतिथि प्राध्यापक हैं, वो नंदलाल सिंह कॉलेज जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा की अंगीभूत इकाई दाऊदपुर में उस समय कार्यरत थे। उन्होंने ही मुझको पहली बार यह बताया कि यहाँ पर एक पुराना मंदिर है जिसका ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व जान पड़ता है। तो आप आर्कियोलॉजी में काम करते हैं, इसलिए मेरा मानना है कि इसको देखा जाए। और जब हम लोगों ने जा करके उसको देखा तो प्रथम दृष्टया मुझे उसके आर्किटेक्चर के हिसाब से लगा था कि ये काफ़ी पुराना है, और वैसे भी पूछताछ में 1857 के आसपास का भी बना है। हालांकि इसकी शैली जो है वो उत्तर मुगल काल की है, उस पर मैं अभी आगे चर्चा करूंगा। सहयोग से छपरा शहर के भगवान बाजार थाना मोहल्ले में स्थित लगभग 150 से 200 वर्ष प्राचीन एक शिव मंदिर को प्रकाश में लाने के लिए इस मंदिर का सर्वेक्षणात्मक पुरातात्विक अध्ययन कार्य किया गया था। लेकिन इस मंदिर के निर्माण में किन लोगों का सहयोग था, इसका अभाव है। कोई सही बताने को तैयार नहीं है कि किसने बनवाया, कब बनवाया। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि इस मंदिर को यहाँ रह रहे व्यापारिक वर्ग द्वारा निर्मित कराया गया होगा। बहुत संभव है कि इसका निर्माण यहाँ रह रहे किसी सेठ, महाजन अथवा जमींदार द्वारा कराया गया हो। तो ये संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि छपरा एक व्यापारिक केंद्र था ही, अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ से व्यापार हो ही रहा था। तो हो सकता है कि जो यहाँ सेठ रहे हों, महाजन रहे हों, या जो बड़े जमींदार रहे हों, उन लोगों ने मिलकर के इस मंदिर का निर्माण करवाया हो। स्थानीय लोगों से बहुत पूछने के बाद भी इस मंदिर के इतिहास के विषय में कोई ठोस प्रमाण नहीं प्राप्त किया जा सका, जो मेरे लिए चिंता का विषय है। कि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं समझ सकूं कि इसकी वास्तविकता क्या है, किंतु कोई बताने को तैयार नहीं था। इसलिए जो भी बातें मैं रखूंगा वो पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, पुरातत्व के माध्यम से रखूंगा। इतना अवश्य ज्ञात है कि मंदिर के स्वामित्व को लेकर कुछ स्थानीयों में विवाद चल रहा है। तो इस मंदिर को लेकर के भी आपस में कुछ विवाद देखा जा रहा है। यह मंदिर 25 अंश 47 मिनट 7.27 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 84 अंश 43 मिनट 21.47 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य छपरा रेलवे जंक्शन से मात्र 300-400 मीटर की दूरी पर भगवान बाजार थाना क्षेत्र में छपरा सिवान मुख्य सड़क मार्ग के दाहिनी तरफ एक विशाल प्रांगण के मध्य में आयताकार ऊंची जगती पर बना हुआ है। तो ये इसका एक प्रकार से लोकेशन है। अगर कोई आना चाहे, देखना चाहे तो आके देख सकता है। यहाँ पर टेम्पो, ऑटो, बस तथा निजी वाहन द्वारा पहुंचा जा सकता है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए 5 तरफ से प्रस्तर के सोपान बनाए गए हैं। मंदिर का गर्भगृह पूर्वाभिमुख है। गर्भगृह से संलग्न काष्ठ निर्मित अलंकृत द्वार शाखा के ललाट बिंब पर लघु गणेश प्रतिमा का अंकन किया गया है। अब हम लोग मंदिर के जो ऊर्ध्व विन्यास है उसकी चर्चा करेंगे और जो तल विन्यास है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो हमने देखा कि जैसे ही गर्भगृह में हम प्रवेश करते हैं तो जो अलंकृत द्वार शाखा बनी हुई है उसका ललाट बिंब होता है। जब कोई दरवाज़ा हो किसी धार्मिक स्थल का तो उसके ऊपर में इस तरीके से करके बड़ी सी संरचना बनी होती है और यहाँ पर एक छोटा सा आला होता है। इसमें कोई डिटी रखी होती है जो यह बताती है कि अंदर में किसकी प्रतिमा हो सकती है। तो यहाँ गणेश जी की प्रतिमा है तो अंदर जो है शिवलिंग बना हुआ है, इसीलिए इसको पंचायतन शिव मंदिर कहा जाता है। ललाट बिंब पर स्थापित देव प्रतिमा को देखकर गर्भगृह में स्थापित देवता के विषय में अनुमान लगाया जा सकता है। ढके हुए प्रदक्षिणा पथ से बने इस मंदिर के चारों कोनों पर एक एक लघु मंदिर निर्मित है। मतलब पंचायतन ये इसीलिए हुआ क्योंकि एक तो पंचायतन शैली में बना हुआ है, एक मुख्य मंदिर है
एक मुख्य मंदिर है, इसके चारों तरफ लघु मंदिर बनाए गए हैं कुछ इस तरीके से। जब इस तरीके से मंदिर होता है और एक ही मंडप के अंदर में आ जाता है तो ये जो मुख्य मंदिर होता है ये इसका प्रमुख मंदिर होता है, और ये जो बगल बगल के मंदिर होते हैं ये सहायक मंदिर होते हैं, इसीलिए इसको पंचायतन शैली का मंदिर कहा जाता है। ऐसा ही यह मंदिर निर्मित हुआ है। ढके हुए प्रदक्षिणा पथ से बने इस मंदिर के चारों कोनों पर एक एक लघु मंदिर निर्मित हैं, जिनके गर्भगृह में अनेक ब्राह्मण देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित हैं। मुख्य मंदिर के गर्भगृह में काले पत्थर पर निर्मित एक अर्घायुक्त शिवलिंग स्थापित है, जो चारों तरफ लाल रंग से रंगे पत्थरों से घिरा हुआ है। शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के पश्चात अर्घ्य की सहायता से जो जल बाहर निकल कर जाता है उसके लिए प्रदक्षिणा पथ के समीप में एक चैम्बर बना हुआ है। तो ये चैम्बर आप देख सकते हैं कि जो पानी अंदर से यहाँ से निकल करके पानी जो जा रहा है बाहर की तरफ आ रहा है तो यहाँ पर इस चैम्बर में गिर रहा है। नाली के जल निकास भाग पर पीले रंग से रंगे नंदी के मुख का जो भाग है वो अत्यंत मनमोहक लग रहा है। आप इस नंदी को देख सकते हैं, कितना सुंदर सा दिखलाई दे रहा है, छोटा सा। आगे देखें, मंदिर का तल विन्यास आयताकार है। तो जो तल विन्यास और ऊर्ध्व विन्यास है इसको समझ लेते हैं। जो नीचे का भाग होता है, जो इस तरीके से नीचे का भाग होता है, यहाँ की संरचनाएं जो बनी होती हैं वो तल विन्यास कहलाती हैं। और जो ये मंदिर की संरचना हमको दिख रही है एक, इस मंदिर की संरचना में जो हमको जो इस मंदिर की संरचना में ये ऊपर खड़ा हुआ भाग दिखलाई दे रहा है ये ऊर्ध्व विन्यास है, और जो ऐसे दिखलाई दे रहा है वो तल विन्यास है। तो इसके जो तल विन्यास है वो पूरा आयताकार है। इस मंदिर के तल या फर्श को पत्थरों से आच्छादित किया गया है। मंदिर के पश्चिम दिशा में स्थित प्रस्तर निर्मित सोपान श्रृंखला के दोनों किनारों पर मगरमच्छ द्वारा मछली को निगलते हुए दर्शाया गया है, जो प्रस्तर शिल्प का अनूठा नमूना है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा था जब मैंने इस संरचना को देखा था कि क्या खूबसूरती से बीच में इन्होंने सोपान श्रृंखला बना दी, किनारे किनारे से दो मगरमच्छ लगा दिए, और सबसे बड़ी बात कि इधर से ये मछली इसके मुंह में जा रही है और इधर से एक खूबसूरत सा मगरमच्छ इसको निगलता हुआ दिखलाई दे रहा है। तो ये एक अनूठा नमूना है जो कि शिल्प कला का माना जा सकता है। मगरमच्छ एवं मछली दोनों अत्यंत अलंकृत एवं सजीव प्रतीत हो रहे हैं। आप भी देख सकते हैं कि इनमें कितनी सजीवता दिखलाई दे रही है। वहां जाकर देखने पर और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। आगे देखें, मंदिर का ऊर्ध्व विन्यास अत्यंत आकर्षक है। मैंने बताया था कि जो सीधे सीधे सी संरचना होगी, ऐसे खड़ी हुई संरचना होगी, इसका ऊर्ध्व विन्यास होगा। जगती के ऊपर थोड़े थोड़े अंतराल पर 8 अलंकृत स्तंभ लगे हुए हैं, जिनके ऊपर छत दिखलाई पड़ती है। तो ये जो जगती होती है, ये नीचे का जो एक प्लेटफॉर्म बना हुआ होता है इस तरीके से, और इसके ऊपर ही ये मंदिर निर्मित किया जाता है। इस पर इस तरीके से छत बना हुआ है, फिर इसके ऊपर इस तरीके की संरचना हमको दिखलाई दे रही है। तो इसका जो जगती का भाग है वो पूरी तरीके से, जो अधिष्ठान है वो थोड़ा सा ऊंचा है। इस पर 8 अलंकृत स्तंभ लगाए गए हैं और उसी के ऊपर छत का निर्माण किया गया है। छत के ऊपर 7 रथों से युक्त मंदिर का शीर्ष भाग निर्मित है। तो इस मंदिर में जो है देख सकते हैं कि किस तरीके से ये रथ योजना है, इसको रथ बोलते हैं। ये रथ योजना दिखलाई दे रही है, 3, 3, 6 और 1 7 है। और ये छोटे छोटे जो मंदिर, ये बड़े मंदिर की तरह जो ऊपर बना हुआ भाग है, छोटे छोटे मंदिर हैं, इनको उरुश्रृंग बोलते हैं। इस भाग को सुकनासिका बोला जाता है और ये इसके सहायक मंदिर के ही भाग हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि ये पंचायतन शैली का मंदिर है।
रथों के ऊपर चक्रांकित छज्जा है। छज्जों के ऊपर अनेक उरुश्रृंग बने हुए हैं। मुख्य मंदिर के शीर्ष भाग की तरह इन उरुश्रृंगों में पीठिका, आमलक, खपुरी, कलश तथा आयुधों का अंकन किया गया है। मुख्य मंदिर सहित ये देखने में त्रिभुजाकार प्रतीत होता है। तो अगर इन सारी संरचनाओं को मिला दें तो जो इसका स्वरूप बन रहा है वो त्रिभुजाकार बन रहा है। मुख्य मंदिर के शीर्ष भाग के एक आले में हनुमान की लघु प्रतिमा स्थापित है, जो दाहिने हाथ में गदा तथा बाएं हाथ में पर्वत लिए हुए हैं। तो अक्सर आप देखेंगे कि मंदिरों पर शिल्पांकन किया जाता है, इसलिए कि उसकी खूबसूरती बढ़ जाए और विभिन्न देवी देवताओं को भी स्थान दिया जा सके। इसी क्रम में एक हनुमान की प्रतिमा दिखलाई देती है, जो हाथ में अपने पर्वत लिए हुए हैं और गदा लेके उड़ते हुए दिखलाई दे रहे हैं। मुख्य मंदिर के अतिरिक्त अन्य चारों लघु मंदिर पंचरथ योजना में निर्मित हैं। यह मंदिर स्थापत्य की उत्तर भारतीय नागर शैली के निकट तथा स्थानीय शैली में निर्मित है। यदि इस मंदिर के ये भाग नहीं दिखलाए गए होते, इसके अलावा ये पूरे नीचे तक रथों की योजना सिर्फ रथों की योजना ही रही होती और ऊपर में आमलक, खपुरी, कलश और आयुध की चीज़ें जो यहाँ है हम देख सकते हैं। यहाँ आमलक, खपुरी और कलश पूरी तरीके से एकदम अष्टकोणिक रूप से बने हुए होते। इस तरीके के अधिष्ठान के ऊपर अष्टकोणिक रूप में कुछ इस तरीके से करके बना हुआ होता। हो सकता था कि ये पूरा नागर शैली का हो जाता, नहीं तो ये है तो नागर शैली का ही बना हुआ, लेकिन जो मुख्य रूप से इसकी शैली है वो स्थानीय शैली। इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो मंदिर है ये दिखलाई तो नागर शैली का देता है, किंतु बहुत सारी चीज़ें इसमें नागर शैली की नहीं है। तो ये स्थानीय शैली का मंदिर है, लेकिन नागर शैली से काफ़ी साम्यता रखता है। आगे देखें तो मंदिर में निर्मित इन 8 प्रवेश द्वारों पर इंडो फारसियन शैली की छाप स्पष्ट दृष्टिगत है। मंदिर के छत की बिताने भी अलंकृत थीं, किंतु अब वे नष्ट प्राय हो गई हैं। ऊपर से किया गया अलंकरण हटने के कारण छत में लगी लाखौरी या लाहौरी ईंटें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। केवल गर्भगृह के अंदर की वितान का अलंकरण अभी लगभग सुरक्षित है। तो यहाँ पर दिखलाई दे रहा है वो कि ये अलंकृत वितान है, पूरी तरीके से कितनी अच्छी दिख रही है। तेल पेंटिंग से संभवतः ये पेंट बनाया गया है और इस तरीके की जो पेंटिंग है वो मुगल काल से लेकर के हमको ब्रिटिश काल तक दिखलाई देती हैं। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने यहाँ के जमींदारों को, सेठ साहूकारों को राय रायन, राय बहादुर और राजा की उपाधियां दे रखी थी। तो ऐसे लोगों के द्वारा, इन राजाओं के द्वारा अपने पूर्वजों की बहुत प्रकार की पेंटिंग्स बनवाई जाती थी, जो तेल पेंटिंग कहलाती थी, और उसी शैली में कुछ ये दिखलाई दे रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि संभवतः ये 1800 के आसपास बना होगा, या ये कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में कभी बना होगा, या यह भी कह सकते हैं कि उत्तर मुगल काल में कभी यह मंदिर बना रहा होगा। करके यहाँ पर इसका कई बार जीर्णोद्धार कराया गया होगा, जिस कारण से ऐसा लग रहा है कि ये करीब करीब 250-300 साल पुराना होगा। आगे देखते हैं इसके विषय में और क्या जानकारी है। भारतीय इतिहास में लाखौरी अथवा लाहौरी ईंटों का तथा बजरी, सरेस, गोंद, गुड़ तथा चूने इत्यादि की सहायता से स्थापत्य अथवा भवन निर्माण की प्रक्रिया सल्तनत काल से प्रारंभ होकर ब्रिटिश काल तक चलती है। तो मैं वही अभी बता रहा था कि इस तरीके के ईंटों का प्रयोग तो होता था, लेकिन पेंटिंग्स का प्रयोग मुगल काल में पूरी तरीके से दिखलाई देता है। स्थानीय निवासियों के अनुसार चूंकि इस मंदिर का निर्माण 1857 के पश्चात हुआ है, अतः यह ब्रिटिश कालीन माना जा सकता है। मैंने अभी एक बात बताई थी कि ये इंडो फारसियन शैली में जो निर्माण दिखलाई दे रहा है, ये बिल्कुल डच समाधि वाले निर्माण की तरह ही दिखलाई दे रहा है, लेकिन इसका रिनोवेशन कराया गया है कई बार,
डच कब्रिस्तान वाले जो दोनों मकबरे हैं उनका नहीं करवाया गया। देखा कि किस प्रकार से जो ये मंदिर है ये डच कब्रिस्तान वाले आर्किटेक्चर से काफ़ी मिलता जुलता है। लेकिन एक चीज़ ये है कि यहाँ के बारे में जो लोगों ने बताया कि ये 1857 के आसपास कभी बना है, तो हम जानते हैं कि 1857 तक मुग़ल काल चलता रहता है। अंतिम मुग़ल शासक जो बहादुर शाह द्वितीय था, जिसको हम ज़फ़र कहते हैं, बहादुर शाह ज़फ़र, ये 1857 में नेतृत्व कर रहे थे मुग़ल शाही का। तो हम इसको उत्तर मुग़ल कालीन मंदिर भी कह सकते हैं इस आधार पे। तो आगे इसके बारे में देखते हैं। खड़ा होता है कि इस मंदिर का रिव्यू क्यों किया जाए, या ये मंदिर पुरातात्विक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कैसे? क्या कोई ऐसा अधिनियम है, क्या ऐसा कोई नियम कानून है कि हम इस मंदिर को पुराना घोषित कर दें? तो जी हाँ, उसके लिए एक नियम है, और वो नियम ये है कि भारत सरकार द्वारा पारित पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 के अनुसार 5 अप्रैल सन 1976 को संशोधित अधिनियम के द्वारा मानव निर्मित वस्तुएं जो 100 वर्ष से अधिक प्राचीन हैं तथा जिनका ऐतिहासिक, कलात्मक, धार्मिक, राजनीतिक एवं संग्रहालयीय महत्व है, पुरावशेष मानते हुए प्रकाशित एवं संरक्षित करने का उल्लेख किया जाता है। मतलब एक अधिनियम है जो पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 के नाम से जाना जाता है। उसके हिसाब से आज से 100 साल पहले तक की जितनी भी चीज़ें हैं और उसके पहले जितनी भी आगे मानव की उत्पत्ति तक की चीज़ें, जाने अनजाने मानवों ने जिन भी चीज़ों को टच कर किया है या बनाया है या निर्माण किया है, हर वो चीज़ें पुरावशेष के रूप में हमारे सामने आती हैं। और पुरावशेष होने के कारण, एक पुरातत्व के जानकार होने के कारण इसका अध्ययन करना आवश्यक है। हर पुरातत्व के जानकार व्यक्ति को पुरावशेषों का अध्ययन करते रहना चाहिए। इसी संदर्भ में इस मंदिर पर भी कार्य किया गया है। इस मंदिर का पुरातात्विक महत्व हमारे सामने दिखलाई दे रहा है, इसलिए इसका संवर्धन, संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा मंदिर का स्थापत्य एवं मंडप की कला पूर्णतः विनष्ट हो जाएगी। ऐसी स्थिति में इनको पुनः पूर्ववत अवस्था में ला पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। इसके मूल रूप को संरक्षित करके ही इसकी विशेषताओं के विषय में भी अध्ययन किया जा सकता है। तो मैंने यह बताने का प्रयास किया है कि इसको हर हाल में संरक्षित कर लेना चाहिए। मंदिर परिसर में एक बैठका या मंडप बना हुआ है। बहुत संभव है कि इसका प्रयोग विशेष धार्मिक अवसरों पर दर्शनार्थियों द्वारा किया जाता होगा। प्रस्तर एवं काष्ठ से निर्मित यह बैठका मुगल कालीन दीवाने आम एवं दीवाने खास जैसा प्रतीत होता है। इसके ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हैं वो उत्तर मुगल काल और मुगल काल के आसपास दिखलाई देते हैं, और लोगों का मानना भी है, हालांकि इस पर बड़ा विवाद है, जितने लोगों से पूछिए उतने तरीके की तिथियां बताते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये उत्तर मुगल कालीन मंदिर होगा। मंडप में अनेक प्रस्तर स्तंभ लगे हुए हैं जो अलंकृत हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये अलंकृत प्रस्तर स्तंभ लगा हुआ है। नीचे में इसके अधिष्ठान बना हुआ है, इसके ऊपर अलंकरण किया गया है और बहुत सुंदर अलंकरण किया गया दिखलाई दे रहा है। और इस पर प्लास्टर चढ़ा था, ये प्लास्टर दिख रहा है। यहाँ से ये प्लास्टर जो है रिमूव होता चला जा रहा है, धीरे धीरे ये ख़त्म होता जा रहा है, और नीचे जो पत्थर का बना हुआ संरचना है वो सामने आ रहा है। किसी समय इन स्तंभों पर प्लास्टर किया गया था, किंतु अब वह उखड़ चुका है। तो इसके ना देख रेख करने के कारण, इस पर ध्यान ना दिए जाने के कारण इसका धीरे धीरे प्लास्टर भी उखड़ रहा है, और यही हाल रहेगा तो धीरे धीरे जो मंडप है वो भी बैठ जाएगा यहीं पर। तो मंडप के बाहरी भाग में प्रस्तर के सादे स्तंभ लगाए गए हैं जिनमें पत्थर के जाली का वातायन बना हुआ है। मंडप की छत लकड़ी की सहतीरों की सहायता से निर्मित है जो कहीं कहीं पर टूट चुकी है। इस मंडप के मध्य भाग में एक आयताकार चबूतरा बना हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एक अच्छे ढंग से बिल्ड किया गया था इस मंडप को,
लकड़ी की सहतीरें लगाई गई थी, किंतु देख रेख के अभाव में ये पूरी तरीके से टूटता चला जा रहा है। स्थानीय मानते हैं कि इस पर यज्ञादि कर्मकांडों को संपादित किया जाता था। बहुत संभव है कि इस चबूतरे का प्रयोग विश्राम करने के लिए किया जाता रहा होगा। तो हो सकता है कि वहाँ पर कुछ कर्मकांडी चीज़ें किए जाते रहे हों, जिस कारण से उस चबूतरे का उपयोग किया जाता हो, या हो सकता है कि विशेष अवसरों पर विश्राम करने के लिए जो दर्शनार्थी आते थे वो भी इसका उपयोग करते रहे हों। इस मंडप में अनेक अश्वपाद के आकार के खुले प्रवेश द्वार निर्मित हैं, जो इंडो फारसियन शैली के प्रतीत हो रहे हैं। तो हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ के जो प्रवेश द्वार बने हुए हैं पूरी तरीके से खुले हुए हैं और इंडो फारसियन शैली में निर्मित किए गए हैं। पूरा का पूरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर मुगल कालीन ही दिखलाई दे रहा है। बहुत संभव है कि इस मंदिर का ये जो स्थापत्य है, पूरी तरीके से जो निर्माण कार्य है, वो उत्तर मुगल काल में किया गया हो। आगे देखें, मंडप में मध्य भाग के चबूतरे के ऊपर कॉर्निस भाग पर चारों कोनों पर अनेक पौराणिक कथाओं का चित्रांकन किया गया है, जिनमें से कुछ धूमिल तथा कुछ पूर्णतः विनष्ट हो चुके हैं। तो इसमें यह भी एक है कि मंडप का जो ऊपर का कॉर्निस वाला भाग है, इसको कॉर्निस वाला भाग बोलते हैं, ये कॉर्निस वाला भाग है, और इधर नीचे की तरफ में जो है कुछ और भी पेंटिंग संरचनाएं हैं, और ये पूरी छत ही ऊपर से नीचे की तरफ जो किनारा होता है कॉर्निस से नीचे का, वो सब अलंकृत था। ये सारा का सारा इस पे पेंटिंग किया गया था, और ये सब उखड़ गया है, ये सारा जो चिप्पड़ के रूप में निकल गया है। इसका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। ये पौराणिक आख्यानों से पूरी तरीके से सुसज्जित था, किंतु ये तेल वाली पेंटिंग है, तेल पेंटिंग है। देखिए किस तरीके से अच्छी अच्छी पेंटिंग्स थी। यहाँ नीले रंग की पेंटिंग लगी हुई थी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये सब पेंटिंग की गई थी, किंतु अब ये सब कुछ उखड़ रही है, और देख रेख के अभाव में, रासायनिक संरक्षण के अभाव में ये काले भी पड़ते जा रहे हैं। आने वाले समय में ये धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगा। फिर जो पीढ़ियाँ आएंगी वो जान भी नहीं पाएंगी कि ऐसा कोई पेंटिंग यहाँ किया गया था या इतना अच्छा स्थापत्य यहाँ पर था। पौराणिक आख्यानों में विष्णु का मत्स्य अवतार, वराह अवतार, शेषशायी विष्णु, चतुर्भुजी विष्णु, हिरण्यकश्यप वध का दृश्य, चतुर्भुजी गणेश, राधा कृष्ण की प्रेम लीला के दृश्य, राम सीता लक्ष्मण तथा पादानुध्यात हनुमान का चित्रांकन, कृष्ण द्वारा कालिया दमन का दृश्य, काली के अनेक रूपों का चित्रांकन, पर्वत उठाकर वायु मार्ग से उड़ते हुए हनुमान जी की प्रतिमा का चित्रांकन इत्यादि महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ आइडेंटिफाई हो सके हैं चित्र जो यहाँ बने हुए हैं, और इसके बारे में हम ऊपर की तरफ बना हुआ इसका चित्रांकन देख सकते हैं। इनके अतिरिक्त मंडप के खुले प्रवेश द्वारों पर भी लेप लगाकर चित्रांकन किया गया था, किंतु अब ये लेप पूर्णतः विनष्ट हो चुका है, जिस कारण से इन पर अंकित चित्रों को पहचानना अत्यंत कठिन हो गया है। यदि इन चित्रों का रासायनिक परीक्षण किया जाए तो संभवतः कुछ अन्य पौराणिक महत्व के चित्रों को पहचाना जा सकता है। तो ये जो यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं वो बेसिकली जो पुराणों में आख्यान आते हैं, जो कथाएं आती हैं, हालांकि इसके पुरातात्विक अवशेष नहीं है, ना ही पुराणों के अवशेष हैं पुरातात्विक, ना ही महाकाव्यों का कोई पुरातात्विक अवशेष है, लेकिन उन्हीं के आधार पर जिस तरीके से जातक कथाएं हैं, जातक कथाओं का कोई पुरातात्विक अवशेष नहीं है, लेकिन अजंता की गुफाओं में हम देखते हैं तो पूरी गुफाएं जो 28 गुफाएं हैं, अब तो 29 मानी जा रही हैं, जो 29 गुफाएं हैं, इन गुफाओं में जिस तरीके से बुद्ध के जातक कथाओं का अंकन किया गया है, उनको अलग अलग जानवरों के रूप में दिखलाया गया है, अलग अलग तरीके से लोगों का सहयोग करते दिखलाया गया है, उसी तरीके से इन पुराणों के आख्यानों को, काव्यों के आख्यानों को यहाँ पर चित्रांकित किया गया है। आगे की तरफ देखें तो ये इंडो फारसियन शैली का जो मेन दरवाज़ा है वो दिख रहा है, लकड़ी से बना हुआ ये पूरा दिखलाई दे रहा है संरचना। इसके ऊपर में
ये जो है पूरा अलंकृत कॉर्निस वाला भाग है, ये दीवार का नीचे का भाग है और पूरा अलंकृत था। ये जो मंडप है बहुत ही खूबसूरत तरीके से अलंकरण किया गया था, किंतु अब धीरे धीरे करके यह समाप्त होने के कगार पर है। कुल मिलाकर संपूर्ण मंडप अलंकृत एवं चित्रों से सुशोभित था, किंतु समय के प्रवाह में धीरे धीरे ये महत्वपूर्ण धरोहर क्षरित होती गई। यदि यहाँ रह रहे स्थानीय लोगों द्वारा इस धरोहर की महत्ता को समझकर इसको संरक्षित कर लिया गया होता तो आज यह अलंकृत मंडप भारत की अन्य चित्रित गुफाओं के सदृश प्रकाशमान हो रहा होता। बात तो सही है कि यदि इन मंडपों के विषय में पहले से ही जानकारी रही होती तो कुछ पुरातत्व के जानकार लोगों ने इस पर लेख लिखा होता और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या पटना सर्किल के द्वारा जो आर्कियोलॉजी में काम किया जा रहा है वो लोग आकर इसको संरक्षित कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और ये पूरी तरीके से विखंडित होता चला जा रहा है, विनष्ट होता चला जा रहा है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से स्तंभ लगाए गए हैं, ये किस तरीके से इस पर लकड़ी की संरचनाएं दिखलाई दे रही हैं। ये इंडो फारसियन शैली का दरवाज़ा है, ये भी दरवाज़ा उसी शैली का है। तो ये कुल मिलाकर के बहुत ही खूबसूरत सा मंडप है जिसके विषय में कहीं ना कहीं सबको जानना चाहिए और ख़ास तौर से छपरा के लोगों को तो बिल्कुल जानना चाहिए कि उनके यहाँ एक नायाब धरोहर है। ये मंडप है जिस पे बैठकर चबूतरे पर लोग यज्ञादि कार्य किया करते हैं, यहाँ साफ दिख रहा है, या फिर लोग विश्राम करने के लिए इसका उपयोग कर रहे होंगे। तो सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि संपूर्ण मंदिर मोटे प्लास्टर से लेपित था। कालांतर में इसका शिखर वाला भाग कई स्थानों पर खंडित होता रहा, जिसको समय समय पर सीमेंट मोरंग की सहायता से जीर्णोद्धारित किया जाता रहा। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि इस मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार कराया गया है और जो रिसेंट जीर्णोद्धार कराया गया है वो सीमेंट और मोरंग से करवाया गया है। छपरा शहर के भगवान बाजार मोहल्ले में स्थित यह पंच महादेव मंदिर एक बड़े प्रांगण के मध्य में निर्मित है। छपरा सीवान मुख्य सड़क मार्ग के दाहिने तरफ एक बड़ा सा लकड़ी का प्रवेश द्वार बना हुआ है जिसमें लोहे के मोटे मोटे कंगूरे लगे हुए हैं। यह देखने में अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक लग रहा है। इस प्रवेश द्वार के भीतर दोनों किनारों पर छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं जो संभवतः पुजारियों के रहे होंगे या विश्राम करने के लिए लोगों के रहे होंगे। आगे बढ़ने पर सामने भव्य मंदिर दिखलाई पड़ता है। वर्तमान में मंदिर के बाएं एवं दाएं किनारों पर घर बने हुए हैं जिनमें स्थानीय निवास करते हैं। तो जो मंदिर परिसर है, मान लीजिए मंदिर है और इस मंदिर के परिसर में किनारे किनारे घर बने हुए हैं और स्थानीय लोग वहां पर रह रहे हैं। स्वामित्व को लेकर के भी कुछ विवाद है। इस मंदिर का प्रवेश द्वार इधर की तरफ ना हो करके इधर की तरफ पूरब की तरफ है और इसी की साइड में ये जो बड़ा वाला मंडप बना हुआ है ये हमको दिखलाई देता है। आगे देखते हैं। इन स्थानीय निवासियों द्वारा ही इस मंदिर की देखरेख की जा रही है। मंदिर को जंघा भाग से लेकर वरंडिका तक सफेद चूने से रंग दिया जिस कारण बहुत सी कलाकृतियां छिप गई हैं। वर्तमान में छपरा का यह ऐतिहासिक मंदिर पूर्णतः उपेक्षा का शिकार हो चुका है। यदि ऐसे ही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी अपने गौरवपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर को नहीं देख पाएगी, ना ही उसे अपनी सभ्यता और संस्कृति के विषय में कोई ज्ञान होगा। लेखक का ऐसा मानना है कि इस मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा अथवा पटना सर्किल के द्वारा इसको संरक्षित कर लेना चाहिए, जिससे इस मंदिर के स्थापत्य एवं इसकी ऐतिहासिकता के विषय में लोग चिरकाल तक जान सके। मतलब इसको संरक्षित करना अत्यंत आवश्यक है और छपरा वासियों को चाहिए कि इसको हर हाल में संरक्षित करवा करके एक पर्यटन स्थल के रूप में सृजित करवा ले। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मंदिर किसी व्यक्तिगत स्वामित्व के लिए जाना जाता है, तो हम इसको नहीं शेयर कर सकते हैं। खैर, आर्कियोलॉजी का विषय है तो काम तो होगा ही। कि शोध विधि देख लें कि प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व विषय की अपनी अलग अलग शोध प्रविधियां हैं जिन्हें ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक शोध प्रविधियां कहा जाता है। इनका प्रयोग शोध समस्या के आवश्यकता अनुसार किया जाता है। छपरा के भगवान बाजार थाना मोहल्ले के पंचायतन शिव
मंदिर को प्रकाश में लाने के लिए सर्वेक्षणात्मक या ऐतिहासिक हिस्टोरिकल सर्वेइंग मेथड का प्रयोग किया गया है और इसका प्रमुख उद्देश्य ही था कि इस मंदिर को प्रकाश में लाया जाए और इसका अभिलेखन कार्य किया जाए।